हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों आज 8 दिन हो गया ना, शायद 8-10 दिन जो भी हो गया होगा। 8-10 दिन से हमारी क्लास दोस्तों नहीं पढ़ पा रही थी। थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था और हम थोड़ा बाहर चले गए थे। तो दोस्तों अब आपको डेली क्लास जो है डेली 9 बजे मिलेगी। एकदम ये जान लीजिए टॉप 20 क्वेश्चन है, ठीक है। टॉप 20 क्वेश्चन आपको दोस्तों करा दिया जाएगा। इससे बाहर उत्तर प्रदेश पुलिस आप कोई भी एग्जाम दोगे जो इससे रिलेटेड रहेगा दोस्तों, ये जान लीजिए मैथ का इशू आपका समाप्त हो जाएगा। इतना हम पढ़ा देंगे, ठीक है। ये जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं उसके लिए उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। प्रैक्टिस सेट लेके आ गए दोस्तों। प्रैक्टिस सेट कौन सा 5 था ना। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार एक कार्य को 150 दिनों में पूरा करवाने का दावा करता है, ठीक है। वह 200 आदमियों को काम पे लगाता है। 50 दिन के पश्चात वह पाता है कि काम का केवल एक चौथाई, ठीक है बालक, 1/4 भाग ही पूरा हो सका। तो बताइए कि अब कितने अतिरिक्त आदमी वह लगाए कि काम समय पर पूरा हो जाए, ठीक है। एक आदमी, एक ठेकेदार था, तो एक कार्य को 150 दिन में पूरा करवाने ठेका लिया और उसने 200 आदमी को काम पर लगा दिया। लेकिन वो 50 दिन बाद देखा तो सिर्फ कितना काम हुआ था, 1/4 भाग। तो कितना और अतिरिक्त आदमी लगा दे कि काम जो है सही समय पे कंप्लीट हो जाए। तो इसका बहुत एक बेस्ट फार्मूला है दोस्तों, आपको पता होगा फार्मूला है। देखिए M1 ना, पता होगा आप लोग को, M1 D1 बटा सॉरी हाँ शुद्ध भाषा में लिखिए अच्छे से, M1 D1 बटा W1। M1 का मतलब आदमी, D1 का मतलब पहला दिन और W1 का मतलब पहली जो कार्य रहेगा, कार्य, ठीक है। कार्य 1/4 ना। अब देखिएगा फिर दोस्तों M2 D2 बटा W2। दूसरे आदमी, दूसरा दिन, दूसरा कार्य, ठीक है। तो हम पहले पूरा आदमी की संख्या निकाल लेंगे। तो जितने पहले लगाए थे अगर हम घटा देंगे दोस्तों, हमारा अतिरिक्त आदमी की संख्या आ जाएगा। तो बात समझिएगा। पहले एक आदमी एक कार्य को 150 दिनों में पूरा कराने का वादा किए, वह 200 आदमी को कार्य पर लगा। देखिएगा कितने आदमी आप कार्य पर लगाएं दोस्तों, 200 आदमी कार्य पर लगाएं। इनटू कितने दिनों के लिए लगाएं दोस्तों, 100। एक ठेकेदार एक कार्य को 150 दिनों में पूरा करवाने का वादा किया, वह 200 आदमी को काम पर लगाया। और कितने दिन तक 50 आदमी काम किए दोस्तों, 50 दिन तक, ठीक है। 150 दिन में काम करवाने ठेका लिया था, 150 दिन हम कंप्लीट कर देंगे। लेकिन जब 200 आदमी काम पे लगाया, 50 दिन बाद देखा तो कितना काम हुआ था, 1/4 भाग, ठीक है बालक। तो M1 D1 बटा W1 हो गया। अब आगे देखिए, तत्पश्चात कि वह काम का केवल 1/4 भाग ही पूरा हो सका। बताइए कि वह कितने अतिरिक्त आदमी लगाएं। हम कितने अतिरिक्त आदमी ना लगा के हम पूरे आदमी को निकाल लेना, तो बाद में अतिरिक्त वाला घटा देंगे, आंसर आ जाए। घबराने वाली बात नहीं है। तो M2 इंटू, ठीक है। अब 50 दिन तक काम हो गया है, टोटल 150 दिन, मतलब 150 दिन में पूरा करना था। तो बचा कितना दोस्तों, 100 दिन और बचा है। और बटा 1/4 भाग काम हो गया है। पूरा काम कितना होगा आपका, 1 भाग। पूरा काम 1 भाग होगा। 1 में से 1/4 घटाओगे तो 3/4 निकल के आएगा। समझ रहा है ना भैया। पूरा काम 1 भाग होगा, 1 में से 1/4 भाग घटाओगे, 3/4 काम जो है आपका निकल के आएगा। तो यहाँ बचा कितना दोस्तों, 3/4 भाग काम और बचा। अब देखिए 4 से 4 एक कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिएगा 2 0 से कैंसिल हो गया, ठीक है बालक। 2 0 से एक कैंसिल हो गया। अब इसका गुणा करा दोगे तो M2 बराबर कितना आ गया दोस्तों, कितना, 100। M2 बराबर कितना आ गया, 100। नहीं, M2 बराबर 100 कहाँ, ऐसे तिक्का गुणा करा दोगे। है देखिए ऐसे तिक्का, देखिए M2 बराबर 50 दूना 100, ऐसे तिक्का गुणा करा दोस्तों, कितना आ गया, 300। M2 बराबर 300। अगर आपसे ये पूछा जाता पहले कितने आदमी लगे थे, 200, जब आप वृद्धि कर दिए कितने आदमी हो गए थे, 300। लेकिन कहा गया अतिरिक्त कितने आदमी लगे हैं दोस्तों, तो अतिरिक्त आदमियों की संख्या बराबर अतिरिक्त आदमी, देखिएगा अतिरिक्त आदमी बराबर 300। और पहले कितने लगे थे, 200। अब घटा दोगे दोस्तों कितना आ गया, 100।
तो आप कितने आदमी अतिरिक्त लगाए थे? 100 लगाए थे। तो पहले 200 थे, जो 100 आदमी एक्स्ट्रा लगा दें तो कितना होंगे दोस्तों? 300। तो सबसे बेटर तरीका यही है। आप क्या करना है दोस्तों? अतिरिक्त मतलब ये मत करिए कि 100 आदमी हैं या आदमी यक्स हैं, आदमी की संख्या में यक्स मान लिया, यक्स माइनस 200, नहीं, कुछ नहीं करना है आपको। डायरेक्ट वो आदमी कितना थे पहले आप 200 लगाए और बाद में कितना बढ़े हम डायरेक्ट मान लिया m2, जो आएगा कुल आदमी की संख्या आएगा, उसी में से पहले वाले घटा लेंगे तो हमारा अतिरिक्त वाला आ जाएगा। ठीक है, तामझाम नहीं करना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 देखिएगा, एक व्यापारी नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है, वह अपने सामान पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करे जिसे उसे 17% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है बालक, अब बात समझिए। एक व्यापारी देखिए, एक व्यापारी नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है। जो छूट होता है दोस्तों किस पर मिलता है? छूट हमेशा एमपी पर मिलता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, मतलब अंकित मूल्य पर हमेशा छूट मिलेगा। और जो प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, हमेशा किस पर होता है? सीपी पर, क्रय मूल्य पर होता है। आप ज़्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा और जितने खरीद के लाए उससे कम बेचोगे तो आपको लॉस होगा। तो बात समझिएगा। एक देखिए, एक व्यापारी नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है, मतलब एमपी पर आप कितने की छूट दे देंगे दोस्तों? 10% की छूट दी। 10% छूट दे दो कितना हो जाएगा दोस्तों? 90 हो जाएगा। और बराबर 90%, ठीक है, और बराबर ठीक है, छूट दे। वह अपने सामान पर लागत मूल्य पे कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करे जिसे उसे 17% का लाभ प्राप्त हो। जो 17% का लाभ प्राप्त होगा दोस्तों किस पर प्राप्त होगा? सीपी पर 117%। ठीक है बालक, 117%। ठीक है, अब देखिएगा, परसेंटेज से कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज से कैंसिल हो जाएगा। अब कटेगा, ये कटाइए, देखिए 9 से कटेगा, हाँ कटेगा 9 से, सही है, 9 से कटेगा। 9 × 9 10 हो गया, यहाँ से कटाइए 9 × 9 और 2 9 3 27। ठीक है बालक, तो देखिए एमपी बराबर क्या दिख रहा है दोस्तों? एमपी बटा सीपी बराबर, एमपी बराबर दिख रहा है दोस्तों 13 और सीपी बराबर कितना दिख रहा है दोस्तों? 10। ठीक है, एमपी बराबर कितना दिख रहा है? 13 और सीपी बराबर कितना दिख रहा है दोस्तों? 10 दिख रहा है। ठीक है, अब कितना अधिक हुआ है? देखिए यही 3 यूनिट का है दोस्तों, अधिक है, यही 3 यूनिट का है दोस्तों, अधिक है। ठीक है, 3 यूनिट अधिक है, तो अधिकता परसेंट बराबर अधिकता प्रतिशत बराबर कितना अधिक है दोस्तों? 3 यूनिट अधिक है। किस पर अधिक है दोस्तों? 10 पर, और गुणे कितना? 100। देखिए 0 0 से कैंसिल हो गया, 10 यहाँ 30, कितना परसेंट? 30%। आप कह सकते हो एक व्यापारी जो रहेगा, मतलब आप ही व्यापारी हो गए, तो कोई वस्तु पे इतना अधिक अंकित करोगे, 30% अधिक अंकित करोगे, तो 10% छूट देने के बाद भी आपको कितना लाभ होगा? 17% का होगा दोस्तों लाभ होगा। कब? जब 30% अधिक अंकित मूल्य करोगे, किस पर? सीपी पर। ठीक है बालक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पिता की आय माता की आय से 5 वर्ष ज्यादा है और माता की आय इस समय लड़की की आयु से 3 गुना है। लड़की की आयु इस समय 10 वर्ष है, तो जब लड़की का जन्म हुआ उस समय पिता की आयु क्या होगी? देखिए लड़की की आयु दे दिया गया है, लड़की की आयु दोस्तों कितना है? रियल में 10 वर्ष। ठीक है, लड़की की आयु कितना है? 10 वर्ष। अब आगे कहा गया है इस समय लड़की की आयु की 3 गुना, देखिए, और माता की आयु इस समय लड़की की आयु के 3 गुना है, तो माता की आयु कितना हो जाएगा दोस्तों? माता की आयु हो जाए कितना? 10 गुणे 3, कितना दोस्तों? 30 वर्ष। अब आगे कहा गया है पिता की आयु माता की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो पिता की आयु हो जाएगी दोस्तों, पिता की आयु माता की आयु से कितना अधिक है दोस्तों? कितना अधिक है? 5 वर्ष अधिक है। अगर माता की आयु कितना हो गया? 30 वर्ष, तो पिता की आयु कितना हो जाएगा? 30 + 5 कितना दोस्तों? लिख दें 30 वर्ष, 30 + 5 कितना दोस्तों? 35 वर्ष। कितना? 35 वर्ष। अब ये कहा गया है 35 वर्ष, ये आपसे पूछा गया है जब लड़की का जन्म हुआ था उस समय पिता की आयु क्या होगी? तो लड़की इस समय कितना है? 10 वर्ष। लड़की की आयु इस समय कितना है दोस्तों? 10 वर्ष है। लड़की की आयु 10 वर्ष है,
तो जब जब मतलब जन्म ली होगी उस लड़की का, जब जन्म हुआ होगा तो पिता की, देखिए वर्तमान में लड़की का 10 वर्ष है और पिता की आयु 35 वर्ष है। जब लड़की जन्म ली होगी तो ये कितना, एक दिन मतलब पहला दिन होगा, तो 10 इसमें से कम होगा, ये पिता कितने हो जाएंगे 25 वर्ष के, और माता कितने साल की हो जाएगी 10 साल की, सॉरी यहाँ 20 वर्ष की। माता कितने वर्ष हो जाएगी दोस्तों 20 वर्ष की। तो यही कहा गया है लड़की के जन्म के समय पिता की आयु, लड़की के जन्म के समय पिता की आयु, लड़की के जन्म के समय पिता की आयु कितना हो जाएगा 35 माइनस कितना 10 बराबर दोस्तों कितने के 25 वर्ष के। अगर पिता को पूछा जाए 25 वर्ष, माता को पूछा जाए तो 30 माइनस 10 कितना दोस्तों 20 वर्ष, क्योंकि लड़की इस समय वर्तमान में 10 साल, जैसे आप अगर आपकी आयु 30 साल है, आपके बच्चे की आयु 5 साल है, ठीक है, आपकी आयु 30 साल है, आपके बच्चे की आयु 5 साल है, तो आपके जन्म के समय नहीं सॉरी यहाँ बच्चे के जन्म के समय आपकी आयु कितना होगी, तो बच्चा जब 5 साल मतलब जन्म के समय 5 साल पीछे आओगे तो आपको के जो आप 30 साल को आप तो 5 साल रिवर्स आओगे तो आप हो जाओगे 25 साल, बच्चा हो जाएगा 0 वर्ष का जब जन्म लेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, एक कलम का अंकित मूल्य बिक्री मूल्य से 60 रुपए, एक कलम का अंकित मूल्य बिक्री मूल्य 60 रुपए है ना, एक कलम का अंकित मूल्य मतलब बिक्री मूल्य कह सकते हो, अंकित मूल्य बिक्री मूल्य 60 रुपए है, मतलब कह सकते हो एमपी 60 रुपए है, किंतु दुकानदार उस पर 20% तथा 10% दो उत्तरोत्तर छूट देता है, निवल बिक्री मूल्य पर 5% बिक्री कर लगाता है, बिक्री कर लगाता है, तो बताइए कि कलम कितने मूल्य पर कितने मूल्य पर क्रेता को उपलब्ध है, तो कलम को कितने मूल्य पर क्रेता को उपलब्ध है। तो क्वेश्चन जो भाषा है सीधी सीधी भाषा में आप लोग आ जाइए, जो एमपी के जो हमसे क्या पूछा गया है, एसपी पूछा गया है, एसपी पूछा गया है, जो एमपी है दोस्तों कितना है 60 रुपए है। ठीक है, तो आप दो छूट दे रहे हैं, पहले छूट कितना दे रहे हैं 20% मतलब 80/100, और दूसरा छूट दे रहे हैं दोस्तों कितना 30% मतलब 70/100। अब आगे कहा गया है निवल बिक्री मूल्य पर 5% बिक्री कर लगाता है, मतलब कर लगाते 5% बिक्री कर लगाता है, मतलब 5% का लाभ लेता है, 105/100। ठीक है बालक, अब इसको सॉल्व कर दोगे दोस्तों तो आएगा कितना 35.28 रुपए। ठीक है, 35.28 रुपए। ठीक है, 35.28 रुपए। तो आपके पास कोई वस्तु है जिस पर अंकित मूल्य आप 60 रुपए अंकित कर दिए हैं, तो पहले आप 20% छूट देंगे, फिर 30% छूट देंगे, फिर 5% का लाभ लेंगे, तो मिलाए जुलाए का आप बेचोगे कितने के 35.28 रुपए का आप बेच दोगे, तो यही क्या हो गया आपका विक्रय हो गया, तो 35.28 रुपए। ठीक है बालक, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये क्वेश्चन देखिए, एक बर्तन एक द्रव से भरा है जिसमें 5 अंश दूध और 3 अंश पानी है, कितना मिश्रण हटा लिया जाए या निकाल लिया जाए और उतना ही पानी मिला दिया जाए दोस्तों, उतना ही पानी मिला दिया जाए कि जिससे आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क है, होमवर्क। इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है बालक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी दो उम्मीदवारों वाले चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मत मिला ना, मत मिला लिख दीजिएगा यहाँ पे, 41% मत मिला, अनुम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हराया, तो कुल पड़े मतों की संख्या क्या है। ठीक है बालक, तो कुल पड़े मत हम मान ले रहे हैं दोस्तों कितना 100, कुल मत लिख दें, कुल मत कितना बालक 100। अब देखिएगा जो हारा है, जो लूजर है वो पाया है दोस्तों कितना 41%, जो लूजर है 41% पाया है, तो जो विनर होगा वो कितना पाया होगा, जो विनर होगा जो जीता है, तो 100 - 41
तो कितना आ जाएगा दोस्तों 59% ना। क्लियर है बालक? नहीं, जो हारा है वो 41% पाया है, तो जाहिर सी बात जो जीता होगा वो पाएगा कितना 59%। लेकिन जो जीता है अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हरा दिया, मतलब जो जीतने वाला है इनको 270 वोटों से हराया है, तो लेकिन परसेंटेज में कितना हराया है, इसका अंतर दोस्तों कितना आ जाएगा 18%। ठीक है, 18%। तो आप कह सकते हो यही 18% बराबर, आप कह सकते हो बालक यही 18% बराबर 270 के। ठीक है बालक, 18% बराबर 270 के, तो 100% बराबर कितने के? ठीक है, तो 1% बराबर कितने के? एक बराबर निकाल लीजिए 18, तो 1% बराबर हो जाएगा, तो अगर 9 से कटा दें, 9 दूना 9 त्रिक कितना, 1% बराबर दोस्तों कितने के? 15 का आ जाएगा। 1% बराबर कितने? 15 के। ठीक है, तो देखिएगा अगर इसको कटाओगे 9 से, 9 दूना 18, इसको 9 से कटाओगे 9 त्रिक 27, और 2 का नाम 2, और कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ 15 हो जाएगा। मतलब कह सकते हो 18% बराबर 270 के, तो 1% बराबर कितने के? 15 के। तो 100% बराबर दोस्तों कितने के? 100% बराबर कितने के? 1500 के। 100% बराबर दोस्तों कितने के? 1500 के। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, दो ट्रेन एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही हैं। ठीक है बालक, और किसमें? देखिए एक ही दिशा में 40 किलोमीटर और 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। वे एक दूसरे को पूरी तरह से 1 मिनट में पार कर लेती हैं। यदि पहली ट्रेन की लंबाई 125 मीटर हो तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी? तो बालक पहली ट्रेन की देखिए, पहली ट्रेन की लंबाई कितना है? 125 मीटर है। दूसरी ट्रेन की लंबाई हम काम मान लें दोस्तों x मीटर। ठीक है, पहली ट्रेन की लंबाई हम काम मान ली, पहली ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना है? x मीटर। अब देखिए इसमें थोड़ा पॉइंट वाली बात यह है, दो ट्रेन एक ही दिशा में 40 किलोमीटर और कितना, एक ही दिशा में। ठीक है, 40 किलोमीटर और कितना 22 किलोमीटर प्रति घंटा के चल रही, एक ही दिशा। मतलब अगर एक ट्रेन ऐसे जो है ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, ये भी एक ट्रेन है, ये कितना दोस्तों 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, कितना 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब बात समझिएगा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब देखिएगा ये जो तेज ट्रेन है और जो ये स्लो ट्रेन है, अब इसके सापेक्ष इसकी चाल कितना हो जाएगी? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इस बात से आप सहमत हो कि नहीं? देखिए इसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इस जो ट्रेन की चाल है पृथ्वी के सापेक्ष 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इस जो ये ट्रेन है इसकी चाल कितना है? 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसके सापेक्ष इसकी चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कब? जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तब। अगर यही विपरीत दिशा में जाते तो इस चाल का होता दोस्तों एक दूसरे का होता जुड़ जाता। सहमत हो? अब एक दूसरे से अब एक बात क्लियर हो गया। अब दूसरी बात यह है, हमसे क्या पूछा है? दूरी। हमसे क्या पूछा है? दूरी पूछा गया है। समय ना, तो इसमें समय दिया गया है 1 मिनट। कितना दिया गया है? 1 मिनट। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटा चाल होता है। तो ये दूरी है कितना? 125 मीटर, और दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना मान ली दोस्तों? x मीटर। अब एक दूसरे के विपरीत कितना? एक दूसरे की दिशा में 40 माइनस कितना 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे दोस्तों। इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, किससे गुणा कराएंगे? 5/18 से। क्यों मीटर पर सेकंड में गुणा कराएंगे? क्योंकि ये मीटर में है, 125 मीटर है, 125 का है मीटर है, और एक का किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, एक का किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कराएंगे। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कराते हैं। अब बराबर दोस्तों कितने के? बराबर कितने के? 60 सेकंड के, है ना। तो एक दूसरे को 1 मिनट में पार कर लेते हैं। तो ट्रेन की लंबाई बताना है, तो बराबर कितने के? 60 सेकंड के। तो एक का गुणा हम जो है बालक है, इसको जो है ऊपर है, देखिएगा, अच्छा रहने दीजिए, करा दें का, हाँ, एक इसका गुणा जो है हम है
यहाँ करा सकते हैं, बटा 18 है तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 125 प्लस यक्स और बटा कितना, इसका डिफरेंस वाला कितना 18 गुणे दोस्तों 5, अब 18 ऊपर चला जाएगा, 18 ये ऊपर चला जाएगा, गुणे 18 बराबर कितने के 60। ये 18 से कैंसिल हो गया बालक, ठीक है, 18 से 18 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसका गुणा करा दोगे, ठीक है, अब इसका गुणा करा दोगे, इसे तिक्खा गुणा करा दोगे, 125 प्लस यक्स बराबर 6 पंजे 30, 300, इसको इधर पक्षांतर कर दोगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 175, हाँ 175 मीटर। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 175 मीटर। ट्रेन की लंबाई दोस्तों कितना हो जाएगी 175 मीटर, ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगी 175 मीटर। अब एक दूसरे को कितना 1 मिनट में पार कर रहे हैं, एक दूसरे को 1 मिनट 60 सेकंड में ना, एक दूसरे को 1 मिनट में पार कर रहे हैं, तो 1 मिनट का मतलब दोस्तों कितना होता है 60 सेकंड। ये पार कब कर पाएंगे, पार कब कर पाएंगे जब ई वाली ट्रेन, अब ई वाली ये जो ट्रेन आ रही है दोस्तों, ये ट्रेन आ रही है ऐसे पूरा निकल जाएगी ऐसे करके, तब पार कर पाएगी। जो ये ट्रेन आ रही है जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ये वाली ट्रेन इसको कब पार कर पाएगी, जब यहाँ से इसका जो है, इसका जो लास्ट वाला डब्बा है यहाँ जाएगी यहाँ, तो इस ट्रेन की लंबाई और इस ट्रेन की लंबाई, दोनों लंबाई का योग कुल दूरी का होता है, बराबर होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक व्यक्ति अपनी साइकिल चलाकर पहले 125 पहले मिनट में लिख लीजिएगा दोस्तों, पहले मिनट में 125 मीटर चलता है और दूसरे मिनट में 135 मीटर चलता है और तीसरे मिनट में 145 मीटर चलता है और आगे इसी तरह आगे भी चलता है। तत्पश्चात यदि वह 10 मिनट में अपने घर पहुंच जाता है तो उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो इसका मतलब है पहले मिनट कितना 125 मीटर, दूसरे मिनट कितना 135 मीटर, तीसरे मिनट कितना 145 मीटर, ठीक है बालक 145 मीटर, ऐसे डैश डैश करके कहाँ तक जाएगा वो 10 मिनट तक जाएगा दोस्तों, कितना 10 मिनट तक, मीटर नहीं 10 मिनट तक। अब दो चीज़ है, पहला चीज है 125 145 125 135 145 155 ऐसे ऐसे करके कितना 10 बार लेके जाइए, उसका योग निकाल लीजिए। अब किलोमीटर में पूछा गया तो 1000 से भाग दे दीजिए, 1000 से भाग दे दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन अब दूसरा कंडीशन ये है, ये दोस्तों का बन जा रहा है आपका एपी बन जा रहा है, एपी समांतर सीरीज, क्योंकि समान डिफरेंट है ना, जिसमें समान डिफरेंट रहता है वो दोस्तों समांतर सीरीज होता है ना, एपी होता है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और जिसमें डिफरेंट अलग अलग रहेगा, ठीक है, डिफरेंट अलग अलग रहेगा या गुणोत्तर श्रेणी उसे कहा जाता है, ठीक है, जीपी कहा जाता है। तो बात समझिएगा बालक, थोड़ा समझिएगा। अब इसका जो है हम अगर योगफल निकालेंगे 125 135 145 कहाँ तक 10 पदों तक, कितना 10 मिनट तक या कह सकते हो 10 पदों तक। अगर इसका हम योग निकालेंगे तो योगफल बराबर एक फार्मूला होता है, यन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। सहमत हो? तो देखिएगा n/2 का मतलब कितने पद हैं दोस्तों 10 पद, 10/2। अब कोष्टक में 2 गुणे कितना दोस्तों 125 प्लस, अब कोष्टक में कितना n-1 मतलब 10 माइनस 1 और डिफरेंट कितने का है दोस्तों 10 का है, डिफरेंट कितने का है 10 का, इंटू डी मतलब 10 कोष्टक बंद। समझ में आया बालक? अब इससे हमारा क्या पूछेगा योग, इससे हमारा क्या निकलेगा योगफल निकलेगा, ठीक है। एक फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। Tn से क्या निकलेगा अंतिम पद निकलता, इससे क्या निकलेगा कुल पदों का योगफल निकलेगा। अब एक का कटा दिए बालक, कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ देखिए तो 5 आ गया, 5 इंटू, अब इसका देखिए 125 दूना 250, 10 माइनस 1 कितना 9 और गुणे कितना कर दोगे 10 तो 90, 250 और 90 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा दोस्तों 250 और 90 जोड़ दोगे 340, कितना दोस्तों 340। अब 340 पंजे कितना कर दोगे, कितना आ जाएगा दोस्तों 1700 मीटर। अगर आपसे पूछा जाता वह कितना दूरी तय किया तो आप कहते कि आप क्या कहते दोस्तों 1700 मीटर, लेकिन आपसे क्या पूछा गया किलोमीटर में। अब किलोमीटर में चेंज करने के लिए किससे भाग करोगे 1000 से, तो 1700 बटा कितना
1000, 2 जीरो से कट गया। अब इसमें भाग दे दोगे 1.7 किलोमीटर। 1.7 किलोमीटर में कितना? 1.7। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, 1.7 किलोमीटर। ठीक है बालक, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1.7 किलोमीटर की दूरी तय करेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गलती से एक भिन्न का भाग, ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा पूरा नहीं है दोस्तों, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 बाद में करा दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं और उसी काम को बी और सी 9 दिनों में तथा ए और सी 12 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार ए बी सी एक साथ उसे कितने दिनों में कर सकते हैं? ठीक है बालक, एक काम है, ए और बी जब मिलेंगे 6 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलेंगे तो 9 दिन में कर रहे हैं, ए और सी मिलेंगे दोस्तों कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। तो देखिएगा ए प्लस बी अगर मिल जा रहे हैं दोस्तों कितने दिनों में कर रहे हैं? 6 दिन में। और आगे कहा गया है बी प्लस सी अगर मिल जा रहे हैं दोस्तों, हाँ बी प्लस सी, समझिएगा बी प्लस सी अगर मिल जा रहे हैं दोस्तों वही काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 9 दिनों में कर रहे हैं। और ए प्लस सी अगर मिल जा रहे हैं दोस्तों वही काम को कितने दिन में कर रहे हैं? वही काम को 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है बालक, ए प्लस बी उसी काम को 6 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को 9 दिन में, ए प्लस सी उसी काम को 12 दिन में। तो अगर इसका एलसीएम ले लिया जाए, इस एलसीएम ले लोगे दोस्तों, 9, 6, 12 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 36 यूनिट। अगर आपसे पूछा जाए वह पूरा काम कितना है तो कितना काम होगा दोस्तों? 36 यूनिट ये पूरा काम होगा। जो आप एलसीएम निकालोगे, देखिए 9, 6, 9 और 12 का जो एलसीएम निकालोगे कितना आ गया दोस्तों? 36 आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए ए बी सी तीनों मिलकर जो काम कर रहे हैं कुल काम कितना? 36 यूनिट है। तो अब इसमें भाग दोगे 36, 6 यूनिट। अब इसमें भाग दोगे 4 यूनिट। अब इसमें भाग दोगे दोस्तों कितना आ गया? 3 आ गया। तो आप कह सकते हो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 6 यूनिट। बी और सी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 4 यूनिट। ए और सी मिलकर एक दिन में काम करेंगे कितना दोस्तों करेंगे? 3 यूनिट करेंगे। ठीक है, तो देखिए लेकिन 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो 2 आप कॉमन ले लोगे दोस्तों। क्वेश्चन बचा कितना? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितने के? 6, 4, 10, 3, 13 के। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 13/2 हो जाएगा। अब यही पूछा गया है ए बी सी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करेंगे 36/2। अब 2 दोस्तों ऊपर चला जाएगा, 2 गुणा यहाँ करा दीजिए, कितना आ जाएगा? 72/13 का मतलब 13 पचे 65, 5 सही 7/13 दिन, 5 सही 7/13 दिन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सही है ना, 5 सही 7/13 दिन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बालक? ऑप्शन नंबर बी, डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, देखिए मोहित एक स्थान ए से चलना प्रारंभ करता है तथा स्थान बी तक 12 घंटे में पहुंचता है। वह कुल दूरी का 1/5वां भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तथा शेष दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। ए तथा बी के मध्य की दूरी क्या होगी? ए तथा बी के मध्य की दूरी क्या होगी? देखिए दोस्तों इसका कई तरीका है लगाने का। देखिए हम एक मेथड ए बता दे रहे हैं। देखिएगा, मोहित एक स्थान ए से चलना प्रारंभ करता है तथा स्थान बी तक 12 घंटे में पहुंचता है। कुल दूरी का 1/5 भाग वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता, मतलब गति से तय करता है तथा शेष दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो ए तथा बी के मध्य दूरी बताइए। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों? ए और बी के मध्य की दूरी बताइए। तो दूरी बराबर होता है, क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो टोटल कितना लगा दोस्तों? 12 घंटा। तो हम मान ले रहे हैं दोस्तों, ये मान ले रहे हैं मोहित एक स्थान ए से चलना प्रारंभ करता है। कुल दूरी हम मान रहे हैं दोस्तों कितना? यक्स। कुल दूरी हम मान लिए कितना? यक्स। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? यक्स बटा कुल दूरी हो गया यक्स। तो कुल दूरी का कितना?
1/5 भाग, तो यक्स बटा कितना दोस्तों 5 भाग कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बोलो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और प्लस और वही और शेष दूरी कुल दूरी कितना यक्स में से यक्स बटा 5 घटाओगे तो 4 बटा 5 आएगा, तो शेष दूरी कितना आ जाएगी दोस्तों 4 बटा 5 दूरी और कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और टोटल और बराबर दोस्तों समय कितना लगा है, टोटल समय कितना लगा है 12 घंटे। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल हो गया। ठीक है बालक, अब बात समझिएगा, देखिएगा अब आप मैडम जी बताए हुए ना अंदर अंदर बाहर बाहर गुणा करा दीजिए। अब इसका अंदर गुणा करा दोगे तो यक्स बटा 6 पंजे 30 और प्लस ये कितना 4 बटा कितना दोस्तों 8 5 40 और बराबर कितने के 12 के। सही है। अब इसका जो एलसीएम होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों कितना 120, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 120। अब इसमें भाग दोगे तो कितना बार जाएगा 4 बार। ठीक है, इसमें भाग दोगे तो 30 चौका 120, तो यहाँ कितना आ गया दोस्तों 4 और प्लस इसमें भाग दोगे तो कितना बार जाएगा 3 बार, तो 40 3 120 ऊपर गुणा करा दो 4 3 12 और बराबर कितने के 12 के। अब बात समझिएगा, ऐसे तिक्का गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा, जोड़ दोगे देखिए इसको जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा, देखिएगा इसको जोड़ दोगे तो 4 और 12 कितना हो गया दोस्तों 16 बराबर कितने के 12 बर हम 144, 12 बर हम 144 और 0। ठीक है, देखिए 16 का नाम 16 9 144, तो यक्स बराबर कितना आ गया दोस्तों 90, तो यही 90 किलोमीटर हो गया। क्लियर है बालक, यक्स बराबर 90, तो यही 90 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा बी। क्लियर है बालक, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, ए और सी मिलकर एक कार्य को 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी तथा ई मिलकर समान कार्य को 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए तथा ई मिलकर कार्य को 160 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए सी तथा ई मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। पिछला वाला क्वेश्चन है, इसके बाद जो एक क्वेश्चन किए थे एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो देखिएगा ए और सी, ए प्लस सी मिलकर कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं दोस्तों 120 दिन में, 120 दिन। अब आगे कहा गया है दोस्तों सी तथा ई मिलकर कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं दोस्तों 80 दिन में। ठीक है, आगे कहा गया है दोस्तों ए तथा ई मिलकर कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों 160 दिन में। अब तीनों का जो एलसीएम होगा, तीनों का जो एलसीएम हो जाएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा तीनों का एलसीएम, जो एलसीएम का मतलब वो नंबर उठाइए जो तीनों को विभाजित कर दे, वह छोटा छोटा नंबर हो दोस्तों जो तीनों को क्या कर दे विभाजित कर दे। तो इसका एलसीएम हो जाएगा देखिए 600 300 तो डिवाइड नहीं होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 600 हो जाएगा। इसका जो एलसीएम हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 600। और नहीं तो अगर एलसीएम निकालने नहीं आता तो एक हम मेथड बहुत इजी मेथड बता दे रहे हैं, जैसे कह दिया जाए 160, जो सबसे बड़ा नंबर वही उठा लीजिएगा, जो सबसे बड़ा नंबर है ना 160 है। अब 160 का अगर आप फैक्टर करोगे, सबसे इजी मेथड है 160 का फैक्टर करोगे, देखिए 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है 8 दूना 16 दूना 32 और उसके बाद 5, तो कितना आ जाएगा 160 आ गया। सही है ना, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है 5 दूना 10, हाँ तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 पंजे कितना हो तो 160, जो सबसे बड़ा है वही उठा लीजिए। अब हमें देखिए 120 वाला इसी में इंक्लूड हो जाएगा, जैसे कह दिया जाए 120, देखिए 120 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16, ठीक है 16 नहीं 2 दूना 4 दूना 8 8 हो गया 8 8, उसके बाद 8 पर 40 और 3 का गुणा और करा दीजिए, ठीक है कितना हो गया 120 हो गया। अब 80 देख लीजिए 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 या 25 80 हो गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम लोगे तो 120 है कितना, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 32 पंजे कितना 160 और गुणे 3 16 3 48 480, कितना इसका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 480 आ जाएगा। ये आपको हम एलसीएम निकालना सिखा दिए, आपको ओरल, ये नहीं एक बच्चों की तरह काट काट लगाना है, ठीक है बालक। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 480 हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है 480। अब जो एलसीएम 480 आया है ये क्या है, यही 480 यूनिट ये तीनों लोग मिलकर कार्य करना है, ठीक है 480 यूनिट, ठीक है। अब इसमें भाग दोगे तो देखिए 0 0 तो 12 चौक
48, कितना 4 यूनिट। ठीक है, अब इसमें भाग दोगे कितना बार जाएगा दोस्तों 6 बार। अब इसमें भाग दोगे तो कितना बार जाएगा दोस्तों 3 बार। अब कह सकते हो टोटल जो है कार्य कितना है 480 यूनिट है। ए और सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे 4 यूनिट। सी और ई एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे 6 यूनिट। ए और ई एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे 3 यूनिट। लेकिन 2 बार ए है, 2 बार सी है, 2 बार ई है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे दोस्तों। तो बचा कितना ए प्लस सी प्लस ई बराबर कितने के, जोड़ दीजिए 6 4 10 3 13 के। तो ए प्लस सी प्लस ई बराबर कितने के 13/2 के। अब तीनों लोग कार्य कितने दिन में करेंगे, ए प्लस सी और प्लस ई तीनों लोग मिलकर कार्य करेंगे 480 बटा कितना 13/2। ये 2 दोस्तों ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, आपको पता है, यहाँ गुणा करा दीजिए। तो 48 दूना कितना 96, मतलब 960/13 दिन है ऑप्शन में, 960/13 दिन। हाँ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 960/13 दिन में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कोई दुकानदार 2 पेन को प्रति पेन 99 रुपए के हिसाब से बेचता है। एक पेन पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरे पेन पर 10% की हान। तो बताइए कि उसने कितने प्रतिशत का लाभ या हान उठाया। देखिए 2 पेन है दोस्तों, 99 रुपए का बेच रहा है ना। देखिए एक दुकानदार 2 पेन को प्रति पेन, एक दुकानदार के पास 2 पेन है और प्रति पेन को कितने रुपए में बेच रहा है 99 रुपए में बेच रहा है। तो विक्रय मूल्य का है दोस्तों बराबर है, विक्रय मूल्य बराबर है। 99 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, तो एक पेन पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पेन पर 10% की हानि होती है। तो पूरे व्यापार में कितने % का लाभ या हानि हुआ। तो एक फार्मूला है दोस्तों, बहुत प्यारा है। तो प्रतिशत परिवर्तन बराबर होता है x + y + xy/100। ठीक है, इस पर लगाओगे तो भी आंसर आएगा। एक फार्मूला होता है जब उतने %, देखिए जब विक्रय मूल्य समान हो तब उसके लिए, जब एसपी समान हो, और उसके बाद जितने % का लाभ हुआ है उतने % का हानि हुआ हो। सुन लो, जब एसपी समान हो, जितने % का लाभ हो उतने % का हानि हुआ हो, तो हमेशा होता है x²/100% के हानि हमेशा होता है। ठीक है बालक, अब इसमें समझिएगा, एसपी समान हो, जितने % का लाभ हो उतने % का हानि हो, और एसपी का हो समान हो। ठीक है, लेकिन जब यहाँ यही एसपी के बजाय अगर क्रय मूल्य होता, तब जो आप लोग देखते हो कहीं पे यही बहुत फार्मूला फेमस, x + y + xy/100। अगर यही 10% का लाभ होता और 15% की हानि होता, तब सवाल इस पर नहीं लगता। बताए ना, एसपी समान हो उतने % का लाभ उतने % खान, तब ये फार्मूला लगेगा x + y + xy/100 या x²/100% की हानि हमेशा हो। लेकिन यही अगर अलग अलग % दिया जाता तब नहीं लगता। ये एसपी के बजाय यही अगर सीपी होता, क्रय मूल्य होता, तब अलग अलग % दिया रहेगा, तब x + y + xy/100 फार्मूला आपका लगेगा। तो देखिएगा 10²/100 तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1% हमेशा का होए हानि होए, 1% की हमेशा का होगी हानि होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्लियर है बालक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 8 संख्याओं का औसत 10 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि कर दिया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत क्या होगा। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग डायरेक्ट लगाना है दोस्तों। 8 संख्याओं का औसत कितना है 10 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि कर दिए तो नया संख्या क्या होगा। तो 8 संख्याओं का औसत कितना है 10 और प्लस कितना 4, प्लस कर दें कितना आ गया 14। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ठीक है, 8 संख्याओं का औसत कितना है 10 है। यदि प्रति एक संख्या में 4 की वृद्धि कर दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा, नया समुच्चय का औसत क्या होगा, तो 14 होगा। कुछ नहीं करना, जो संख्याएं जो पुराना औसत है उसमें जितनी वृद्धि वही जोड़ दीजिए, आपका नया औसत हो जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हो आप लोग नया औसत बराबर इसका फार्मूला निकालना है, मतलब समझना। देखिए नया औसत बराबर पुराना औसत प्लस माइनस गुणा भाग इंटू के। बात समझिएगा, थोड़ा समझिएगा अच्छे से।
नया औसत बराबर पुराना औसत प्लस माइनस गुणा भाग इंटू के, मतलब क्या हो जाए के, मतलब अगर कहा जाए क्या जोड़ दिया जाए तो पुराना औसत में जोड़ देना है, क्या घटा दिया जाए पुराना औसत में से घटा देना है, कितना गुना कर दिया जाए, गुणा मतलब गुना, कितना गुना कर दिया जाए पुराना औसत उतना गुणा कर देना है, कितना भाग कर दिया जाए पुराना औसत उतना भाग कर देना है, हमेशा आपका नया औसत आ जाएगा। ठीक है बालक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एक खरीदार ने 10 साबुन खरीदकर 20 रुपए बचाए। एक खरीदार ने 10 साबुन खरीदकर 20 रुपए बचाए। उसने प्रत्येक साबुन पर 10% की छूट प्राप्त की हो तो प्रत्येक साबुन का अंकित मूल्य कितना है। ठीक है बालक, अब बात समझिएगा, एक खरीदार 10 साबुन खरीदा तो कितना बचाया, 20 रुपए बचाया, तो प्रत्येक साबुन पर बचत देखा, प्रत्येक साबुन पर बचत, प्रत्येक साबुन पर बचत कितना, 20/10 कितना आ गया, 2 रुपए। प्रत्येक साबुन पर कितने रुपए की बचत हो रही है, 2 रुपए की बचत हो रही है ना, प्रत्येक साबुन पर 2 रुपए की बचत हो रही। तो 2 रुपए की बचत कब होता है, तब 10% की छूट मिल रहा है। तो यही 10% बराबर, यही दोस्तों 10% बराबर कितने के, देखिए समझिएगा, यही 10% बराबर आपका कितने का है, 10% बराबर कितने के, 2 के, तो 100% बराबर कितने के दोस्तों, 2/10 गुणे कितना 100, 0 0 से कैंसिल हो गए, कितना आ गया दोस्तों, 20 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। क्लियर है बालक। तो आज दोस्तों 15 ही क्वेश्चन टाइप हो पाया था, तो चलिए ठीक है। तो जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। थोड़ा क्लासें लेट हो गई तो अब डेली क्लास मिलेगी, आप लोग घबराइएगा मत दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।